हमने बेटा पिछले वीडियो में 14 क्वेश्चन करवा दिए थे आपको, ठीक है ना। अब 15वां क्वेश्चन देखिए आप, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 ये है क्वेश्चन नंबर 15, रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता, एक्टिविता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। रेडियो एक्टिविता होती क्या है मैं थोड़ा सा इसको समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविता देखिए क्या है कि ये देखिए कांच का एक पात्र है, मैं थोड़ा समझा देता हूं। उसमें कांच का एक पात्र है, इसमें एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया, जैसे हमने थोरियम रख दिया TH 90 TH 235, ये हमने एक कांच के बर्तन में बंद करके रख दिया थोरियम, इसको कहते हैं थोरियम TH, ठीक है। या इसमें आप यूरेनियम रख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से। 92 U 235, ये चलिए ये ले लीजिए, इसको हटा दीजिए। 92 U 235 ये बढ़िया रेडियो एक्टिव है। 92 U 235 ले लिया आपने, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये यूरेनियम। तो यूरेनियम को जैसे ही आप इसमें बंद करेंगे तो क्या होगा कि रेडियो एक्टिविता का गुण होता है अपना खुद का, तो उसके कारण क्या है कि यहाँ से कुछ इस तरीके से कुछ कण निकलने लगे, तो वहां से इस तरीके से यहाँ पर दो प्लेटें लगा दी गई दोनों साइड। एक प्लेट जिस पर प्लस आवेश था, इस पर प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश था, तो इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, एनोड, और इसको कहते हैं कैथोड। तो नेगेटिव हमेशा कैथोड होता है फिजिक्स में, ठीक है, और एनोड होता है पॉजिटिव। तो ये तो एनोड था और ये कैथोड था। तो क्या हुआ कि कुछ कण इस ऋण प्लेट की तरफ आकर्षित हो गए थे इसमें से, तो तीन प्रकार के कण निकले इसमें से। कुछ कण तो नेगेटिव प्लेट की तरफ चले गए थे, कुछ कण बिल्कुल सीधे चले गए थे, जो किसी तरफ भी यहाँ पर विक्षेपित नहीं हुए, ना तो ऋण प्लेट की तरफ विक्षेपित हुए ना धन प्लेट की तरफ विक्षेपित हुए। कुछ कण ये धन प्लेट की तरफ विक्षेपित हो गए इस तरीके से, और कुछ कण चले गए नेगेटिव प्लेट की तरफ, और कुछ कण चले गए थे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और कुछ कण जो थे वो सीधे निकल गए थे। जो नेगेटिव प्लेट की तरफ गए थे उन पर प्लस आवेश पाया गया। क्यों आवेश पाया गया प्लस? क्योंकि यहाँ पर आकर्षण की घटना हो रही है, ये इस प्लेट की तरफ आकर्षित हुए और ये कुछ कण इस प्लेट की तरफ आकर्षित हुए। तो यहाँ पर जो प्लस आवेश था उनको कहा गया एल्फा कण, जो ऋण प्लेट की तरफ आकर्षित हुए उनको एल्फा कण कहा गया, जो धन प्लेट की तरफ आकर्षित हुए थे उनको बीटा कण कहा गया। बीटा पर माइनस आवेश होता है, ठीक है, और एल्फा पर प्लस आवेश होता है, बीटा पर माइनस आवेश होता है। कुछ कण बिल्कुल सीधे निकल गए थे जिन पर कोई आवेश नहीं था, आवेश रहित कण थे, तो इनको नाम कहा गया गामा। गामा हमेशा सीधे जाते हैं और बिल्कुल जो है इन पर क्या है, इनका द्रव्यमान भी नहीं होता, तो द्रव्यमान रहित और आवेश रहित कण है, और ये बहुत तेजी से चले जाते हैं और किसी भी चादर को भेज सकते हैं। धातु की चादर को अगर डाल दिया जाए धातु की चादर पर, तो धातु की चादर को भेज सकते हैं। तो तीन प्रकार के कण निकले, एल्फा, बीटा और ये गामा। तो ये जो घटना पूरी कहलाती है वो रेडियो एक्टिविता कहलाती है। रेडियो एक्टिविता हमेशा किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का गुण होता है। तो इसकी जो इस प्रयोग की जो खोज की थी रेडियो एक्टिविता की, वो वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है इसमें। तो उस वैज्ञानिक का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेनरी बैकुरेल। इसका नाम यहाँ से मैं लिख देता हूँ, देखिए। तो यहाँ से ये तो घटना हो गई उसकी इस तरीके से थी, इसको प्रयोग को नहीं लिखना है आपको, केवल वैज्ञानिक का नाम लिखना है। तो वैज्ञानिक का नाम है हेनरी बैकुरेल। हेनरी बैकुरेल, बैकुरेल लिख दो या बैकुरेल लिख दो, ठीक है। तो हेनरी बैकुरेल, इस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। प्रकृति में अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे दुर्बलतम अन्योन्य क्रिया किस बल की है? ये है क्वेश्चन। सबसे दुर्बलतम अन्योन्य क्रिया किस बल की है? विद्युत चुंबकीय बल की होती है, ध्यान रखें। किसकी होती है? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। मैंने आपको 4 प्रकार के बल बताए थे। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर 2 विद्युत चुंबकीय बल, नंबर 3
कौन सा था? प्रबल नाभिकीय बल, और नंबर 4 था दुर्बल नाभिकीय बल। तो 4 प्रकार के मैंने प्रकृति में पाए जाने वाले बलों को बताया था। तो इसमें ये क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे दुर्बलतम अन्योन्य क्रिया किस बल की है? विद्युत चुंबकीय बल की। अब क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। हाँ बेटा, ये क्या, अरे वो सॉरी दुर्बलतम अन्योन्य क्रिया पूछी है, ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें वो मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये गुरुत्वीय बल होता है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ उसको, गुरुत्वीय बल, ये मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, कोई बात नहीं। इसमें दुर्बलतम अन्योन्य क्रिया, दुर्बलतम पूछी है, ठीक है। तो दुर्बलतम अन्योन्य क्रिया किसकी होती है? गुरुत्वीय बल की। दोबारा क्वेश्चन को, आंसर को सही कर लें, ठीक है ना। ये आंसर इसका ये होगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल नहीं है, ये गलती से लिख गया, ठीक है ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पर, ये दोबारा से इसको मैं लिख दिया इसका आंसर, ठीक है। पृष्ठ तनाव में मूल अन्योन्य क्रिया किस बल की है? किस बल की है, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ ध्यान इस क्वेश्चन का रह गया, आंसर जो है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा, लेकिन वो इस जो यहाँ आंसर लिखा था ना मैंने, वो यहाँ पर आंसर इसका होगा विद्युत चुंबकीय बल। हमेशा विद्युत चुंबकीय बल के कारण, विद्युत चुंबकीय बल के कारण ही हमेशा पृष्ठ तनाव की घटना होती है। अब पृष्ठ तनाव होता क्या है, ठीक है। पृष्ठ तनाव हम आपको आगे वाले चैप्टरों में पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे गर्म सूप या चाय, हमें मतलब जो है ठंडी सूप या चाय की तुलना में, जब हम चाय पीते हैं मान लीजिए, तो हमें जो ठंडी चाय है वो इतनी स्वादिष्ट नहीं लगती, जबकि गर्म चाय हमें थोड़ी सी स्वादिष्ट महसूस होती है, क्योंकि हमेशा कोई भी द्रव है वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। और वो क्या है कि जैसे गर्म चाय है वो हमारे जीव के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैल जाती है, जबकि ठंडी चाय वो पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से नहीं फैल पाती, इसलिए हमें वो गर्म चाय ठंडी चाय की तुलना में स्वादिष्ट लगती है। यही कारण है कि गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। तो पृष्ठ तनाव में मूल अन्योन्य क्रिया किस बल की है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो पृष्ठ तनाव जो है, सरफेस टेंशन, वो हम आपको पढ़ाएंगे आगे। तो विद्युत चुंबकीय बल के कारण ही अन्योन्य क्रिया होती है। इसकी मूल अन्योन्य क्रिया किसकी होती है? पृष्ठ तनाव की, सरफेस टेंशन की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 18, विद्युत व चुंबकीय क्रियाओं के एकीकरण, ये सीनियर में है। एकीकरण का कार्य किस वैज्ञानिक ने किया? किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर बेटा यहां से देखेंगे, वैज्ञानिक है फैराडे, ठीक है ना। उसने क्या है कि विद्युत और चुंबकीय क्रियाओं का एकीकरण किया, दोनों को देखा। तो फैराडे ने, हमेशा ध्यान रखें, एक ओरस्टेड था और एक फैराडे, दो वैज्ञानिक थे। तो ओरस्टेड ने क्या कहा कि जब कोई आवेश गतिमान है तो वो हमेशा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। उसने ये कहा गतिमान आवेश हमेशा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जैसे आवेश गतिमान, जैसे हम किसी तार में धारा प्रवाहित कर दें, तो तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार पथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये तो कहा किसने? ओरस्टेड ने। अब क्या किया कि फैराडे ने इसका उल्टा किया कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कराया उसने। तो ये सीनियर में टॉपिक है, तो वहां पर हम आपको बताएंगे। तो विद्युत व चुंबकीय क्रियाओं का एकीकरण का मतलब विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। तो एकीकरण का मतलब ये होता है, एकीकरण का कार्य किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वैज्ञानिक का नाम है फैराडे, ठीक है। तो विद्युत व चुंबकीय क्रियाओं का एकीकरण का कार्य किस वैज्ञानिक ने किया था? फैराडे। तो देखिए यहाँ से, रेडियोएक्टिवता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बैकरल। प्रकृति में सबसे दुर्बलतम अन्योन्य क्रिया किस बल की है? गुरुत्वीय बल। ये मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ इस चीज को। पृष्ठ तनाव में मूल अन्योन्य क्रिया किस बल की है? विद्युत चुंबकीय बल की। 18वां प्रश्न, विद्युत व चुंबकीय क्रियाओं का एकीकरण का कार्य किस वैज्ञानिक ने किया? फैराडे ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, चार मूल बलों की
प्रबलताओं की तुलना कीजिए। 4 मूल बल हैं, इनकी प्रबलताओं की तुलना करनी है, एक दूसरे के सापेक्ष कितने पावर के होते हैं बल ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ, पहले बलों के नाम लिखता हूँ और उनकी प्रबलता लिखता हूँ। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, अनुपात विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। नंबर 3 यहां से प्रबल नाभिकीय बल और अनुपात दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, ये है। तो इनका जो अनुपात है यहां से 1 अनुपात 10⁻36 ये होता है, ठीक है, अनुपात 10⁻39 और 10 ये होता है आपका 46, इसका ये रेशो होता है, ठीक है। इसमें 10 की का ये गुरुत्वाकर्षण बल 1 गुना है, तो इससे ये कितने गुना ज्यादा है, 10⁻36 गुना ज्यादा है। प्रबल नाभिकीय बल 10⁻39 गुना ज्यादा है, और ये सॉरी इसमें 10⁻14 होना चाहिए, 10⁻14, ठीक है, ये ऐसे है। चलिए अब ये सही है। तो 1 अनुपात 10⁻36, 1 अनुपात 10⁻39 और अनुपात कितने 10⁻14, तो ये एक दूसरे के सबसे ज्यादा प्रबल नाभिकीय बल की रेंज हो गई। देखिए 10⁻39 सबसे ज्यादा प्रबल नाभिकीय बल हो गया 10⁻39, 1 अनुपात 10⁻36 अनुपात 10⁻39 अनुपात 10⁻14, तो ये इस तरीके से हो गए। गुरुत्वाकर्षण बल अनुपात विद्युत चुंबकीय बल अनुपात प्रबल नाभिकीय बल अनुपात दुर्बल नाभिकीय बल, तो 1 अनुपात 10⁻36, 1 अनुपात 10⁻39 अनुपात 10⁻14, दैट इज आंसर, ठीक है ना, ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। भौतिकी में आइंस्टीन के 3 मुख्य योगदान कौन से हैं, किस वैज्ञानिक के हैं, आइंस्टीन के। तो भौतिकी में आइंस्टीन के 3 मुख्य योगदान कौन से हैं। नंबर 1 लिखेंगे यहां से, पहला योगदान, नंबर दूसरा हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध ये दिया था आइंस्टीन ने, ये मैं बता चुका हूं, E = mc²। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध ये बता चुका हूं, E = mc²। ये लास्ट वीडियो वाले वीडियो में बताया था मैंने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण, ये आइंस्टीन की खोज थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण, ठीक है। और तीसरा एक और है, आपेक्षिकता या सापेक्षिकता का सिद्धांत। तो आपेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक है, ये दोबारा मैं बता देता हूं। भौतिकी में आइंस्टीन के 3 मुख्य योगदान कौन से हैं। तो नंबर 1 है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, E = mc²। नंबर दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण। नंबर 3 है आपेक्षिकता या सापेक्षिकता का सिद्धांत। तो आपेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक है, ये 3 मुख्य योगदान हो गए। और 4 जो मूल बल हैं उनकी यहाँ पर प्रबलताओं की, ये कितने, कौन सा बल किससे कितना गुना ज्यादा है, वो यहाँ पर मैंने अनुपात यहाँ का लिख दिया है, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गए, 20 क्वेश्चन ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु का नाभिकीय प्रारूप किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। या इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि परमाणु के नाभिक की खोज
किस वैज्ञानिक ने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, ऐसे कह सकते हैं परमाणु का नाभिकीय प्रारूप किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया या परमाणु के नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यहां पर है वैज्ञानिक रदरफोर्ड का नाम आता है, रदरफोर्ड ने। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने क्या किया कि इसमें जो किसकी खोज की? नाभिक की। अगला क्वेश्चन, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार किस कोटि का होता है? किस कोटि का होता है? नाभिक का आकार किस कोटि का होता है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है ये, और इसका आंसर है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर, या कह सकते हैं फर्मी की कोटि का होता है, कोटि का होता है। अब ये कोटि वर्ड क्या है? ये कोटि जो लिखा हुआ, कोटि का मतलब है 10 की पावर में जो संख्या आती है उसको कोटि कहते हैं। अब इससे पहले पॉइंटों में संख्या आ सकती है कोई भी, जैसे 2.14 है, 2.34 है, कोई भी संख्या आ सकती है यहाँ पर। तो ये जो नाभिक है उसका जो आकार है वो 10⁻14 मीटर से 10⁻15 मीटर या 15 मीटर को फर्मी कहते हैं कि कोटि का होता है। और परमाणु का आकार मैं यहाँ भी बता देता हूँ, देखिए क्वेश्चन और बना लेते हैं। 23, परमाणु के आकार, परमाणु के आकार की कोटि क्या है? परमाणु के आकार की कोटि क्या है? अब देखिए पावर में जो संख्या है वो माइनस में है, यहाँ पर प्लस में नहीं है। प्लस में होती तो बहुत बड़ी संख्या होती है, और माइनस में होगी तो बहुत ही छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर परमाणु जो का आकार है, तो यहाँ पर जो परमाणु का आकार है वो 10⁻−10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। किसका होता है बेटा? यहाँ पर 10⁻−10 मीटर, और 10⁻−10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर वर्ड में लिख देता हूं, एंगस्ट्रॉम, ये लिख दिया मैंने, इसको पढ़ लेंगे आप, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ए है, ए के ऊपर साइड में यहाँ पर 0 है, यहाँ लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर साइड में 0 है, इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। ए के ऊपर अगर 0 लगा देते हैं इस टाइप से तो ये एंगस्ट्रॉम वर्ड बन जाता है शॉर्ट में। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। तो ये परमाणु छोटा हुआ या नाभिक, बताइए? तो हमेशा नाभिक छोटा होता है और परमाणु बड़ा होता है, और परमाणु के अंदर ही नाभिक होता है। ठीक है, तो ये परमाणु की जो खोज की थी, वो तो परमाणु की जो खोज है वो तो पहले हो चुकी थी, थॉमसन का परमाणु मॉडल है। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट होता है। और एक कणाद ऋषि थे, कणाद ऋषि, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, भारतीय थे वो। तो हमारे भारत से ज्यादातर खोज स्टार्ट हुई है, लेकिन वो क्या है कि वैज्ञानिक अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों के नाम पर वो वहां से स्टार्ट कर दिया गया। तो कणाद ऋषि ने परमाणु के बारे में बता दिया था, थोड़ा बहुत बता दिया था, वहां से स्टार्टिंग हुई थी। इसके बाद थॉमसन का मॉडल आ गया। ठीक है, तो ये जो परमाणु का आकार है वो 10⁻−10 मीटर कोटि का होता है, और नाभिक की जो खोज है वो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और इसका आकार है 10⁻14 मीटर से 10⁻15 मीटर या 1 फर्मी की कोटि का होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन तथा प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनने की अन्योन्य क्रियाएं लिखिए, अन्योन्य क्रियाएं लिखिए। तो आंसर यहां से देखिए। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रॉन से क्या बनाना है? प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, प्रोटॉन का निर्माण,
न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का निर्माण। न्यूट्रॉन से देखिए ये N1 है, न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन से 0N1 इसका ये होता है, प्रोटॉन कहते हैं इसको, सॉरी न्यूट्रॉन कहते हैं इसको। तो ये न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन का जो सिंबल है वो 0N1 है। और प्रोटॉन हो गया 1p1, ये हो गया देखिए। लेकिन यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 आ गया देखिए। ऊपर हमेशा होता है द्रव्यमान संख्या ऊपर होती है और नीचे होता है परमाणु क्रमांक हमेशा। तो न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 0 है, और प्रोटॉन उसका जो है द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1 है। तो प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है 1p1, 1p1 है, इसको कहते हैं 1h1 कहते हैं इसको, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन या प्रोटॉन एक ही बात है ये। तो 0N1 लिखा हुआ है, तो ये न्यूट्रॉन हो गया। ये इसमें प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इसका बैलेंस करना है, तो -1 बीटा, ठीक है, ये निकलेगा, प्लस यहाँ से ये एंटी न्यूट्रॉन निकलेगा, इसको एंटी न्यूट्रॉन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन से क्या बन गया, प्रोटॉन का निर्माण हो गया। 0 बैलेंस कर लीजिए आप, -1 और +1 दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0। ऊपर 1 और ये 0 जोड़ दीजिए तो 1 आ जाएगा। इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो एक एनर्जी होती है, रेडिएशन होता है ये, ठीक है। क्या होता है, ये रेडिएशन होता है, ठीक है, विकिरण होता है ये रेडिएशन। इसको हम लिखते हैं, ये जरूर निकलता है। तो यहाँ से बैलेंस करेंगे -1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 0। 0 बराबर हो गया दोनों तरफ। ये अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद की स्थिति है। तो अभिक्रिया से पहले जो और अभिक्रिया के बाद दोनों बराबर बैलेंस होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो नीचे देखिए 0 आना चाहिए, तो 1 और -1 दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया, 0। ऊपर देखिए 1 आना चाहिए इधर, तो 1 और 0 जोड़ा तो 1 आ गया, ये तो निकलता ही है। अब जो क्या है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का निर्माण, न्यूट्रॉन का निर्माण बिल्कुल उल्टी अभिक्रिया हो जाएगी इसमें। लेकिन कारण क्या है, उसमें न्यूट्रिनो निकलेगा। तो यहां से देखें तो 1p1 ये आ जाएगा, 1p1, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 1, द्रव्यमान संख्या हो गई 1। अब यहां से 0N1 न्यूट्रॉन बनाना है देखिए, प्लस यहां से +1 बीटा निकलेगा। ये बीटा दो तरीके का होता है, माइनस का और प्लस का। तो माइनस का यहां निकल गया इसमें और प्लस का इसमें निकल गया, प्लस क्या आएगा, न्यू, और यहाँ न्यू बार है ये, और ये क्या आ गया, न्यू आ गया। और ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो 1p1 को प्रोटॉन पढ़ते हैं और ये 1h1 ये हो गया वहां से।